हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोगों का अ, बादामी के चालुक्यों पर दूसरा लेक्चर होगा। पहले लेक्चर में हम लोगों ने बादामी उसका नाम क्यों पड़ा, उसे बादामी का चालुक्य क्यों कहते थे, ठीक है। और बादामी के चालुक्यों का इतिहास के जानने का साधन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। और तीसरी टॉपिक है उसमें था उसकी बादामी के चालुक्यों की उत्पत्ति, ठीक है, उसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ा। और उसके बाद हम लोगों ने उसके प्रारंभिक राजाओं के बारे में पढ़ा था। और प्रारंभिक राजाओं में जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था पुलकेशिन प्रथम, ठीक है। और पुलकेशिन प्रथम जो था इसी को ही वातापी के चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। इसके पहले दो राजा हुए थे जिनकी स्थिति सामंतों जैसे थी, जिसमें जयसिंह और रणराग थे, ठीक है। आइए आज हम देखेंगे जयसिंह प्रथम पुलकेशिन प्रथम के जो उत्तराधिकारी थे कीर्तिवर्मन प्रथम, यानी वातापी के जो चालुक्य वंश के राजा थे। वातापी के चालुक्य वंश के जो राजा थे उनमें पुलकेशिन प्रथम पहला वास्तविक संस्थापक माना जाता था। उसके बाद उसका पुत्र बनता है कीर्तिवर्मन प्रथम, ठीक है। कि पुलकेशिन प्रथम के दो पुत्र थे, ठीक है। पुलकेशिन प्रथम के दो पुत्र थे और जिनमें एक का नाम था कीर्तिवर्मन प्रथम, दूसरे का नाम था मंगलेश, ठीक है। जब पुलकेशिन प्रथम की मृत्यु हुई तो उसके बाद वातापी के चालुक्य वंश का जो राजा बनता है वह कौन बनता है, वह कीर्तिवर्मन प्रथम बनता है, ठीक है। और यह कीर्तिवर्मन प्रथम जो था वह लगभग 566 या 67 ईस्वी से लेकर 597-98 ईस्वी तक शासक बना रहा वातापी का, ठीक है। और इसने अपने पैतृक साम्राज्य को अधिक विस्तृत किया। और उसके पुत्र पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि उसने वनवासी के कदम्ब, किसको, कदम्ब, कोंकण, मौर्य, वल्लरी कन्नूल क्षेत्र के नलवंशी शासक को पराजित कर उनके राज्यों को जीत लिया था, ठीक है। ये जो ऐहोल अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख हम पिछले क्लास में हमने बताया था कि ये पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। इसको रवि कीर्ति ने इसका लेखन जो इसका जिसने इस लिखा है वह ऐहोल रवि कीर्ति ने लिखा है, ठीक है। तो रवि कीर्ति के लिखित जो ऐहोल अभिलेख है ये पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन इसमें किया गया है और इसके साथ साथ अन्य राजाओं के उपलब्धियों का भी इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। तो कीर्तिवर्मन प्रथम जो था, कीर्तिवर्मन प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन ऐहोल अभिलेख में भी मिलता है, जिसमें कहा गया है कि उसने वनवासी के कदम, कोंकण के मौर्य, वल्लरी कन्नूल क्षेत्र के नलवंशी शासकों को पराजित किया था। यानी कदम, मौर्य और नलवंशी शासकों को उसने पराजित किया था, ठीक है। इसके बाद इसी लेख में, ऐहोल अभिलेख में कहा गया है कि वह नलों, मौर्यों और तथा कदम्बों के लिए कालरात्रि के समान था। वह पर स्त्री से विमुख हो गया था, तथापि शत्रु की राजलक्ष्मी ने उसे आकर्षित किया था, ठीक है। और उसमें उसी अभिलेख में कहा गया कि अपने पराक्रम से उसने विजयश्री को प्राप्त किया था। मदमस्त हाथी के समान उसने कदम वंश के कदम वृक्ष की भांति उखाड़ फेंका था, ठीक है। इसमें साहित्यिक भाषा में कीर्तिवर्मन की प्रशंसा की गई है। और इसी अभिलेख में यह कहा गया कि इसी अभिलेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने कदम्बों को जीता था। और इसका जो समकालीन कदम राजा था, तो समकालीन कदम राजा अजय वर्मा था, ठीक है। कदम्बों की राजधानी जो थी वनवासी थे, उस पे जो है कि उस पे कीर्तिवर्मन ने अधिकार कर लिया था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अब नल वंश। ये नल वंशों को भी पराजित किया था। ये किससे पता चलता है, ये भी आपको पता चलता है उनके ऐहोल अभिलेख से, जिसमें कहा गया है कि नलवंश के लोग मूलतः नलवाड़ी में शासन करते थे। जो नलवाड़ी जो था आपका नलवाड़ी क्षेत्र था वह आपका आधुनिक वेल्लारी या कर्नूल क्षेत्र जिलों की भूमि फैला हुआ था। इस वंश का एक लेख बस्तर मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित पौड़ागढ़ नामक स्थान से मिला है। इससे सूचित होता है कि 5वीं शताब्दी के अंतिम चरण में इस वंश के अनेक ध्वंसात्मक परिवर्तन झेलने पड़े थे। संभवतः इसका संकेत चालुक्यों के आक्रमण से ही है, ठीक है। इसके बाद उसने मौर्यों के
मौर्यों कोंकणों को पराजित किया था। मौर्यों को कोंकण प्रदेश पर शासन करते थे। जो मौर्य थे वह कोंकण प्रदेश का शासन करते थे। इनकी राजधानी जो थी आपकी, ये क्या थी, पुरी थी। और पुरी को ही पश्चिमी समुद्र की लक्ष्मी कहा गया है। ठीक है। कोंकण विजय के फलस्वरूप उसका गोवा पर अधिकार हो गया, जिसे उस समय रेवती द्वीप कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, रेवती द्वीप कहा जाता था। मंगलेश जो इसका भाई था कीर्तिवर्मन का, मंगलेश का एक महाकूट अभिलेख है। उसमें कहा गया है कीर्तिवर्मन को वंग, अंग, कलिंग, मगध, मद्रक, केरल, गंग, मूसक, पांड, चोली, बैजंती आदि के राजाओं को पराजित करने का श्रेय प्रदान किया गया है। ठीक है, यह विवरण मात्र हो सकता है बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया हो। ठीक है, लेकिन महाकूट अभिलेख जो है, जो मंगलेश का महाकूट अभिलेख है, उसमें कीर्तिवर्मन को वंग, अंग, कलिंग, मगध और मद्रक, केरल, गंग, मूसक, पांड, चोली, बैजंती आदि राजाओं को पराजित करने का श्रेय दिया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ अब इसके साथ मतलब कुल मिला के ये कहा गया, उसने नल, मौर्य, कदम्बों को जीतकर अपने साम्राज्य का चारों ओर विस्तार किया। और जो उसका साम्राज्य विस्तार था, जो उसका साम्राज्य विस्तृत हुआ कीर्तिवर्मन का, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के भूभाग में सम्मिलित हो गया था। ठीक है, और अपनी महानता के अनुरूप उसने कुछ उपाधियां ग्रहण की थी, जिनमें प्रमुख उपाधियां थी उसकी सत्याश्रय, पृथ्वी वल्लभ। ठीक है, और उसने वैदिक यज्ञ भी किए थे। उसे वातापी का प्रथम निर्माता भी कहा जाता है, जिसने, ठीक है, उसने इस नगर को सुंदर मंदिरों और भवनों से सजाया था। ठीक है, सत्याश्रय, पृथ्वी वल्लभ कीर्तिवर्मन ने उपाधियां धारण किया था। और इसके अलावा इसे वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है। उसने वैदिक यज्ञ का भी संपादन किया था। ठीक है, अब कीर्तिवर्मन के बाद जो अगला राजा बनता है वातापी के चालुक्य वंश का, वह मंगलेश है। ठीक है, मंगलेश कौन था, कीर्तिवर्मन का भाई था। और ऐसा कहा जाता है कि जब कीर्तिवर्मन प्रथम की मृत्यु होती है तो उसका जो पुत्र पुलकेशिन द्वितीय था वह अवयस्क था, यानी बहुत छोटा बच्चा था। और इसलिए उसके छोटे भाई मंगलेश ने पुलकेशिन के संरक्षक के रूप में चालुक्य शासन की बागडोर संभाली थी। किसके रूप में, चालुक्य शासन की बागडोर संभाली थी उसने पुलकेशिन के संरक्षक रूप में। बाद में उसकी महत्वाकांक्षा जाग गई और उसने कीर्तिवर्मन की विस्तारवादी नीति को जारी रखा और कहा जाता है कि राजसत्ता को बाद में हथिया लिया। ठीक है, मंगलेश का जो नेनूर दान पत्र है, मंगलेश का नेनूर दान पत्र और महाकूट स्तंभ लेख से पता चलता है कि उसने कलचुरी शासक बुद्धराज पर आक्रमण किया था। किस पे, याद रखिएगा, कलचुरी शासक बुद्धराज पर आक्रमण किया था। ये जो बुद्धराज था, यह बुद्धराज गुजरात, खानदेश, मालवा पर शासन करता था। कहाँ शासन करता था, गुजरात, मालवा और खानदेश पर शासन करता था। और कलचुरी नरेश से कहा जाता है, कलचुरी नरेश जो था बुद्धराज, वह मंगलेश से पराजित हुआ था। ठीक है, महाकूट लेख के अनुसार इसमें जो है मंगलेश की प्रशंसा की गई है और कहा गया है कि महाकूट अभिलेख में कि मंगलेश ने उत्तर भारत की विजय की इच्छा से सर्वप्रथम बुद्ध को पराजित कर उसकी संपूर्ण संपत्ति पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और उसके बाद उसने विजय का धर्म स्तंभ स्थापित करने के निमित्त उसने अपनी माता से आज्ञा ली और मुकुटेश्वर नाथ के मंदिर में दान दिया। यहाँ बुद्ध से तात्पर्य कलचुरी नरेश से ही है। और नेनूर जो दान पत्र है, इसमें पता चलता है कि बुद्ध के पास गज, अश्व, पैदल सेना, संपत्ति थी, किंतु वह मंगलेश द्वारा पराजित हुआ तथा भाग गया। इसी प्रकार यहोल लेख में कहा गया है कि मंगलेश ने कलचुरियों पर विजय प्राप्त की और उसके घुड़सवार सेना के चलने से इतनी अधिक धूल उठी कि वह पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों पर छा गई। ठीक है, ये यहोल अभिलेख में मंगलेश के लिए कहा गया है कि उसने घुड़सवार सेना के चलने से इतनी अधिक धूल उठी कि वह पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों पर क्या हुआ, छा गई। ठीक है,
किंतु ऐसा प्रतीत होता है यह आक्रमण एक धावा मात्र था कि आक्रमण किया और वहां से लूट कर ढेर सारा धन प्राप्त किया, और धन प्राप्त करने के बाद वह क्या हुआ, वापस अपने राज्य में आ जाता है। ठीक है, वापस आ जाता है। और कहा जाता है कि यद्यप उसे बहुत लूट का बहुत सा धन प्राप्त हुआ और चालुक्य राज्य की सीमा से बहुत कम वृद्धि हुई, और चालुक्य राज्य की सीमा में कोई बहुत वृद्धि नहीं हुई, और बुद्धराज को पुनः अपनी खोई हुई शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली। ठीक है, क्योंकि उसके लेखों से पता चलता है कि आक्रमण के तत्काल बाद 609 और 10 ईस्वी के लगभग वह पूर्ण राजकीय ऐश्वर्य और वैभव के साथ शासन कर रहा था। अच्छा, मंगलेश की दूसरी सफलता थी वह कोंकण विजय थी। क्या थी? कोंकण प्रदेश पर मिली थी। उसकी राजधानी जो थी कोंकण की, रेवती द्वीप थी। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल और परवर्ती चालुक्य लेखों और मंगलेश के नेरूर दानपत्र से इस सफलता की सूचना मिलती है। किससे मिलती है? ऐहोल अभिलेख से और परवर्ती चालुक्य लेख से, मंगलेश के नेरूर दानपत्र से इसकी सफलता या इसकी सूचना मिलती है। ऐहोल अभिलेख में कहा गया है कि विजय की इच्छा रखने वाले मंगलेश ने पताकाओं की परछाई से समुद्र में पड़ने पर ऐसा लगता था मानो उसकी आज्ञा पाकर वरुण की सेना तत्काल चली आई हो। ठीक है, परवर्ती चालुक्य लेखों से पता चलता है कि मंगलेश की सेना ने अत्यंत विशाल थी, वह समस्त द्वीपों पर अधिकार करने में समर्थ था। उसकी सेना ने नावों का एक पुल पार करके रेवती द्वीप पर आक्रमण किया, और नेरूर दानपत्र से भी ये पता चलता है कि मंगलेश ने चालुक्य वंश के किसी स्वामीराज जो 18 युद्धों का विजेता था मार डाला था। ठीक है, यह स्वामीराज जो था कीर्तिवर्मन द्वारा रेवती द्वीप पर नियुक्त किया गया उपराजा था, जिसने संभवतः मंगलेश के राजा बनने पर विद्रोह कर दिया था। ठीक है, नेरून दानपत्र में ये कहा गया कि मंगलेश ने चालुक्य वंश के किसी स्वामीराज को जो 18 युद्धों का विजेता था मार डाला था। ठीक है, स्वामीराज कौन था? स्वामीराज कीर्तिवर्मन द्वारा नियुक्त रेवती द्वीप में एक उपराजा या गवर्नर था। ठीक है, जब मंगलेश राजा बनता है तो स्वामीराज जो है वह क्या करता है? स्वामीराज विद्रोह कर देता है। उसी विद्रोह को शांत करने के लिए मंगलेश इसके ऊपर आक्रमण करता है और इसको विद्रोह को कुचल देता है, और स्वामीराज इस युद्ध में मारा जाता है। ठीक है, मंगलेश अपनी ओर से ध्रुवराज इंद्रवर्मा को रेवती द्वीप का क्या बना देता है? ध्रुवराज रेवती द्वीप का उपराजा बना देता है। ठीक है, इस प्रकार कोंकण प्रदेश में अपनी सत्ता पुनः दृढ़ कर लिया। मंगलेश के बारे में यह कहा जाता है कि वह वैष्णव धर्मानुयायी था। क्या था? वैष्णव धर्मानुयायी था। उसे परम भागवत कहा गया है, और मंगलेश की भी उपाधियां थी रण विक्रांत और श्री पृथ्वी वल्लभ। ठीक है, और वह कहा जाता है कि वह महान निर्माता भी था। वह बादामी के गुहा मंदिर का निर्माण करवाया था। किसके? बादामी के गुहा मंदिर का उसने निर्माण करवाया था, जिसका प्रारंभ कीर्तिवर्मा के समय हुआ था, और इसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा उसने स्थापित की गई थी। ठीक है, इस प्रकार मंगलेश के बारे में कहा था प्रभुत दान वितरित किया, किंतु वह धर्म सहिष्णु था, और उसने मुक्तेश्वर के शैव मंदिर में भी दान दिया था। ठीक है, और लेखों में उसकी दानशीलता, विद्वता और चरित्र की काफ़ी प्रशंसा की गई है। अब देखते हैं कि देखिए, मंगलेश एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता था, और उसने चालुक्यों की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि भी किया, किंतु मंगलेश के बारे में ये कहा जाता है कि उसके चरित्र और उसकी जो प्रतिष्ठा थी उसके जीवन के अंतिम दिनों में उसके आचरण से कलंकित हो उठी। ठीक है, कलंकित ऐसे हो गई कि कहा जाता है कि अच्छा, जो आरोप मंगलेश पे लगते हैं, इसका एकमात्र प्रमाण जो है ऐहोल अभिलेख में है। ऐहोल अभिलेख में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि उसके बड़े भाई पुत्र पुलकेशिन जो नहुस के समान, नहुस का मतलब होता है जो एक प्राचीन काल का जो महान राजा था उसी को नहुस कहा जाता है। तो पुलकेशिन जो था, जो नहुस के समान उदार था, जिसकी अभिलाषा लक्ष्मी भी करती थी, ने जब देखा कि इस कारण उसका चाचा उसे ईर्ष्या रखता है, उसने देश छोड़ देने का निश्चय किया, किंतु उसने मंत्र और उत्साह शक्ति से सभी ओर से मंगलेश को निर्मल कर दिया।
निर्बल माने कमजोर कर दिया, जिसके फलस्वरूप मंगोल को इन तीनों चीज़ों अपने पुत्र को राज्य सौंपने के प्रयत्न विशाल राज्य अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि मंगलेश जो था, मंगलेश अंतिम दिनों में अपने पुत्र को राजा बनाना चाहता था। जब ये बात पुलकेशिन को पता चला तो पुलकेशिन जो था अपने राज्य को छोड़कर कहीं सुरक्षित जगह पर शरण लेता है और फिर कुछ समय बाद अपने को मजबूत करते हुए और फिर मंगलेश को पराजित करता है। मंगलेश को पराजित करने के बाद उसने मंगलेश क्या करता है, मंगलेश को अपने पुत्र राज्य को सौंपने का प्रयत्न जब करता है तो अब उससे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है, नहीं मंगलेश की हत्या हो जाती है। ठीक है, इस विवरण से स्पष्ट है कि मंगलेश शासन के अंत में उसमें अपने भतीजे पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध छिड़ा। यह उल्लेख से पता चलता है पुलकेशिन के वयस्क होने पर भी मंगलेश उसे शासन सौंपने को प्रस्तुत नहीं था। वह अपने पुत्र को राजा बनाना चाहता था, संभवतः उसने अपने पुत्र को युवराज बना भी दिया था। ठीक है, इसके फलस्वरूप पुलकेशिन ने अपने अधिकार से वंचित होना पड़ा। पुलकेशिन ने अपने चाचा का राज्य छोड़कर अन्य जगह शरण लिया। कुछ समय बाद शक्ति जुटाकर उसने मंगलेश पर आक्रमण किया। इस प्रकार इस युद्ध में मंगलेश मार डाला गया और अंततः पुलकेशिन सभी विरोधियों को परास्त करके राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इस प्रकार मंगलेश का दुखद अंत हुआ। मंगलेश लगभग 597 या 98 से 610 ईस्वी तक राज्य किया था। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय को अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए मंगलेश अपने चाचा से युद्ध करना पड़ा। ठीक है, और जब युद्ध हुआ, गृह युद्ध हुआ, तो इसमें कुछ सामंत जो थोड़ा शक्तिशाली थे उन्हें स्वतंत्रता घोषित कर दी। बाद में इन सबको संगठित करने के लिए पुलकेशिन द्वितीय को ढेर सारे संघर्ष करने पड़े। इन संघर्षों को हम पुलकेशिन द्वितीय को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, और पुलकेशिन द्वितीय थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा तो इसको केवल पुलकेशिन द्वितीय कल हम पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और आप वीडियो को देखिए और इसका नोट्स भी बना सकते हैं और अच्छा सा आप चाहें तो इसे कमेंट और शेयर भी लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।